थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्चना रविशंकर यादव, सांता क्रूज हिंदी माध्यमिक विद्यालय में विषय विज्ञान की शिक्षिका आप सभी का इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम आपके साइंस 1 के जो आपका साइंस का फर्स्ट पेपर है उसमें प्रश्न क्रमांक 1 ब में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप इसका हाफ पोर्शन पहले ही कर चुके हैं सर के साथ, चैप्टर 1 to 5। आज हम चैप्टर 6 to 10 इसमें देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 ब में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि प्रश्न जो है इस 1 ब में किस प्रकार से आएंगे। इसमें 5 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें एक है असंगत घटक, जो कि आपने आपके सब्जेक्ट में पढ़ाई करी है। असंगत घटक में आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से 3 जो रहते हैं वो रिलेटेड रहते हैं, वो किसी न किसी तरीके से संबंधित रहते हैं या एक जैसे रहते हैं, और एक जो रहता है वो उस ग्रुप का नहीं रहता, वो अलग रहता है। तो एक प्रश्न आपका असंगत घटक का होगा। दूसरा है सहसंबंध। सहसंबंध के प्रश्न भी आएंगे इसमें 1 मार्क का। उसके अलावा है जोड़ियां मिलाओ, और एक प्रश्न जो है सत्य असत्य का भी आएगा। उसके बाद आपको किसी, जैसे आपका कार्बनिक तत्व पाठ है, कार्बनिक यौगिक, उसमें से आपको नाम लिखो या अणुसूत्र लिखो, फॉर्मूला लिखो, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। तो ये जो है प्रश्न पत्र का पैटर्न होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नमूना आपको बताया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है। ये प्रश्न जो है टोटल 5 मार्क्स के लिए होगा। तो एक जो प्रश्न है 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो एक प्रश्न जो है वह आपका 1 अंक का होगा। तो सत्य या असत्य जो है वाक्य दिया गया है, आपको आंसर में सिर्फ सत्य है वह वाक्य या असत्य इतना ही बताना होता है। उसके बाद असंगत, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे दिया गया है। तीसरा प्रश्न है सहसंबंध के आधार पर एक सहसंबंध आपको बताया जाएगा और दूसरा आपको ब्लैंक मिलेगा, आपको वहां पे बताना पड़ेगा पहले सहसंबंध के आधार पर दूसरे में क्या आंसर आएगा। इसके बाद है आपको जोड़ियां मिलाओ का एक प्रश्न, और चौथा जो है वहां पे आपको एक छोटा सा आंसर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है या किसी चीज का नाम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आखिरी जो प्रश्न है जो यहाँ पे दिया गया है वह है। तो हम अब आगे चलते हैं हमारे चैप्टर पे, जो कि हमको छठे चैप्टर से आज प्रारंभ करना है। छठा चैप्टर जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। एक बात मैं बता दूं बच्चों कि सभी चैप्टर से सभी प्रकार के प्रश्न नहीं लिए हैं मैंने आपको प्रश्न पत्र का पैटर्न बता दिया है इस आधे घंटे के लेक्चर में। चूंकि मुझे 6 to 10 सभी चैप्टर्स कवर करने हैं, तो हर एक प्रकार के प्रश्न नहीं इस टाइम में किए जा सकते थे कवर, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े प्रश्न जो मुझे मिले हैं जो अच्छे से, वो मैंने लिए हैं इस स्लाइड में, और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन, ये पाठ, सबसे पहले तो मैं पाठ के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूं कि प्रकाश का अपवर्तन ये जो पाठ है, इसके अंदर आपको जानकारी उतनी अधिक नहीं है जितने अधिक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है, अगर आप थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे मन लगा करके। इसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो हैं जिनका आंसर जो है बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है, उस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन होते समय, ये प्रश्न जो कि सत्य असत्य बताना है आपको। तो प्रश्न क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन होते समय आपाती किरण तथा अपवर्तित किरण अभिलंब की विपरीत दिशा में होती हैं। तो ये जो है, ये स्टेटमेंट, ये कथन जो है सत्य है। आपाती किरण और अपवर्तित किरण जो होती हैं वो
जो आपका अभिलंब होता है उसके अलग अलग दिशा में होती हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि किसी माध्यम जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं होता है। ये आपको कथन दिया गया है। यह कथन जो है यह असत्य कथन है। किसी माध्यम जैसे कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर वो डिपेंडेंट होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे बदलती है वैसे उसका अपवर्तनांक भी बदलता है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें तिरछे पथ के अनुदिश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। यह जो है प्रश्न यह भी असत्य प्रश्न है, कथन है। इसके बाद है आपका कि जब प्रकाश की किरणें कांच से हवा में तिरछी गमन करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यह स्टेटमेंट भी असत्य है। आपको पहला माध्यम यहाँ क्या बताया जा रहा है, कांच, और दूसरा माध्यम क्या बताया जा रहा है, हवा। तो चूंकि पहला माध्यम कांच है, कांच जो है हवा से सघन माध्यम है, तो जब कोई प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ना कि अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसका उल्टा तब होता है जब कोई प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये असत्य है। उसके बाद है यदि आपतन कोण का माप 0 हो तो अपवर्तन कोण का माप जो है 90 अंश होगा। यह स्टेटमेंट भी जो है यह असत्य है। यह कथन भी असत्य है। यदि आपतन कोण का माप 0 होगा तो अपवर्तन कोण का माप भी 0 होगा। अगला स्टेटमेंट है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होते समय पीले रंग वाले प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। यह भी असत्य कथन है। आप प्रिज्म में पैटर्न देखोगे तो सबसे नीचे जो है जब आप वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का तो सबसे ऊपर जो है वॉयलेट कलर आता है और सबसे नीचे जो है वह रेड कलर आता है। तो सबसे कम विक्षेपण जो है विचलन जो है लाल रंग का होता है, ना कि पीले रंग का। अब आते हैं अगले पार्ट पे, जो कि ये दोनों पार्ट आपके प्रकाश और लेंस थोड़े बहुत एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इस पार्ट में ये जो प्रश्न है ये जो मैंने आपको जोड़ियां मिलाओ प्रश्न बताया उसमें से है। इसमें आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। हो सकता है परीक्षा में आपको 2 ही कॉलम दिए जाएं जोड़ियां मिलाओ इस प्रश्न में, और प्रश्न आपको किसी भी चैप्टर से आ सकता है फ्रॉम 1 to 10। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे बताया है कि 7th चैप्टर में से एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले स्तंभ में दृष्टि दोष बताया गया है। दूसरे स्तंभ में ये बताया गया है कि जब ये इस प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं तो उनसे क्या समस्याएं होती हैं, और तीसरे स्तंभ में ये बताया गया है कि उन दृष्टि दोष को जो है ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इनके नाम के अनुसार ही दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो हैं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो इसका जो ये है दूर दृष्टि दोष का, वो दूसरे कॉलम में स्तंभ दूसरे में जो दूसरी लाइन है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है दूर दृष्टि दोष में। और उसके उपचार के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो उसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो है यह उम्र, जरा मतलब होता है आयु का बढ़ना मतलब बूढ़ा होना। तो जब इंसान जो है वह उसकी उम्र बढ़ जाती है, जब उसकी कोशिकाओं में रिपेयर की क्षमता कम हो जाती है, तो जो आई बॉल होता है, जो उसको व्यवस्थित करने वाली मांसपेशियां होती है वो शिथिल पड़ने लगती हैं। तो उसके कारण जो आई बॉल का शेप होता है, आपके नेत्र गोलक का जो आकार होता है, वह
प्रॉपर नहीं रह जाता, व्यवस्थित नहीं रह जाता, तो उसके कारण जो दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें कौन सा आएगा स्तंभ दूसरे में, तो वृद्धावस्था की ये समस्या है। जरा दृष्टि दोष जो है वह वृद्धावस्था की समस्या है। और इसमें जो है उत्तल लेंस, इसके उपचार के लिए, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो थर्ड स्तंभ है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, द्विनाभि लेंस। द्विनाभि लेंस मतलब वह लेंस जो एक साइड उत्तल होता है और दूसरी तरफ अवतल होता है। आखिरी है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए जैसे आपके बचे हुए ऑप्शन जो रह गए हैं, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर भी जो ये दृष्टि दोष जो टॉपिक है, इसके अंदर भी आपको बहुत ही मतलब जरूरी है कि क्वेश्चन आपको मिल जाए परीक्षा में। ऐसा बहुत कम ही होता है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ना मिले। सिर्फ इसी में नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में ही नहीं, आगे जो ज्यादा अंक के क्वेश्चन हैं उसमें भी आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिल सकते हैं। और पढ़ने के लिए ऐसा मेरा मानना है, मुझे लगता है सभी को ऐसा ही लगता होगा कि ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आपको चैप्टर में एक एक चीजें समझ आएंगी और बहुत ही आसानी से आप उसको अच्छे से लिख भी पाओगे। तो ये दोनों ही चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। स्कोरिंग चैप्टर है। इसके बाद है, जैसे मैंने आपको बताया वो जोड़ियां मिलाव था, और ये है सहसंबंध। सहसंबंध जो एक प्रकार का प्रश्न मैंने आपको बताया कि इस प्रश्न में आ सकता है, प्रश्न क्रमांक 1 में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष, उसका कारण है निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। तो निकट दृष्टि दोष जब नेत्र में आता है उसका कारण होता है कि जो आई बॉल होता है, जो नेत्र गोलक होता है, वो दीर्घाकार हो जाता है, उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष क्यों आता है, निकट दृष्टि दोष जो है आई बॉल दीर्घाकार हो जाता है इसलिए आता है। दूर दृष्टि दोष चूंकि उसका ऑपोजिट है बिल्कुल, तो नेत्र गोलक में भी ऑपोजिट जो है वो डिफेक्ट आता है, उसमें जो है नेत्र गोलक आपका थोड़ा चपटा हो जाता है, जिसके कारण उनको दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है नेत्र में। अगला प्रश्न जो है, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, ये जो सहसंबंध है मतलब रिलेटेड है। जैसे आपको यहाँ पे पहला दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष नेत्र गोलक दीर्घाकार, तो पहला आपको क्लू दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष जो है नेत्र गोलक दीर्घाकार होने के कारण आता है। तो दूर दृष्टि दोष नेत्र गोलक में ही कुछ समस्या होगी, उसी के कारण आएगा, तो वो क्या होगी, नेत्र गोलक जो है चपटा हो जाता है। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में आप देखिए कि उत्तल लेंस यह कैसा लेंस है, यह अभिसारी लेंस है। किरणों का जो है यह अभिसरण करता है। जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती हैं तो वह क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं। तो अवतल लेंस क्या होगा, ये जो इसके अपोजिट प्रक्रिया होगी। अपोजिट अभिसरण की अपोजिट प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश किरणों का अपसरण। अपसरण मतलब फैलना। तो अवतल लेंस जो है वह कैसा लेंस होता है, वह अपसारी लेंस होता है। अगला प्रश्न है ऐसे ही, उत्तल लेंस में वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब विपरीत और 2f2 पर बनता है। अब वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और उसका स्वरूप, ये पूरा जो है आपकी बुक में एक तालिका दी गई है। आपको बहुत अच्छे से उस तालिका को लर्न कर लेना है और ध्यान में रखना है। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो उसको हल करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। तो उत्तल लेंस में वस्तु अगर 2f1 पर है तो प्रतिबिंब जो है लेंस के विपरीत दिशा में 2f2 पर बनता है। और अगर वस्तु जो है f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f1 मतलब पहली मुख्य नाभि पर।
अगर वस्तु जो है लेंस की पहली मुख्य नाभि पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु विपरीत दिशा में अनंत दूरी पर बनता है। जब वस्तु जो है वह मुख्य नाभि पर होती है पहली, तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत दूरी पर बनता है। यह तालिका जो आपके पुस्तक में दी गई है, आप बहुत अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगला इसी प्रकार से है धनात्मक आवर्धन। धनात्मक आवर्धन मतलब आवर्धन जो है यह शब्द आपके इसी चैप्टर लेंस में, आवर्धन का मतलब होता है कि कोई जो लेंस है किसी प्रतिबिंब को कितना बड़ा या छोटा करके दिखा रहा है। आवर्धन मतलब वृद्धि करना उसके इमेज के आकार में, प्रतिबिंब के आकार में। अब वो वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो धनात्मक आवर्धन मतलब सीधा प्रतिबिंब, ये आपको एक रिलेशन दिया गया है। दूसरा है ऋणात्मक आवर्धन, तो सीधा प्रतिबिंब का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब। आपको किसी किसी लेंस से प्रतिबिंब जो है सीधे दिखाई देते हैं और किसी किसी लेंस से प्रतिबिंब जो है वो उल्टे दिखाई देते हैं। ऐसी उत्तल लेंस की शक्ति जो है वह धनात्मक होती है और अवतल लेंस की शक्ति जो है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। शक्ति मतलब लेंस की शक्ति मतलब क्या होता है, कोई भी लेंस जो है प्रतिबिंब और वस्तु की जो ऊंचाई है उसके रेशियो में जो डिफरेंस होता है, उसका जो रेशियो होता है उसको शक्ति कहा जाता है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो वो जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है, ऋणात्मक। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सभी चैप्टर से सभी प्रकार के प्रश्न मैं नहीं कवर कर सकती इस लेक्चर में, तो मैं हर एक पार्ट से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे धातु विज्ञान अगला पार्ट है, इसमें भी पहला प्रश्न जो है वह सहसंबंध है, जिसके अंदर पहला प्रश्न मैंने लिया है पीतल, तांबा तथा जस्ता। पीतल जो है उसके आगे लिखा है तांबा और जस्ता। पीतल ये क्या है, यह एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो है यह मिश्र धातु है, इसी प्रकार ब्रॉन्ज जो है वह भी मिश्र धातु है। तो पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। तो ऐसे ही ब्रॉन्ज जो है वो किसका मिश्र धातु है ये आपको बताना है। तो ब्रॉन्ज जो है वो यहाँ पे तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। उसके बाद है टिन की परत चढ़ाना। टिन की परत जो चढ़ाना ये प्रक्रिया होती है टिन पर की जाती है। गैल्वेनाइजिंग जो है ये प्रक्रिया किस धातु पर होती है, तो गैल्वेनाइजिंग जो है यह जस्ते के जो जस्ते के बर्तन बनाए जाते हैं, जस्ते की धातुओं का जो उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने के लिए, कोई भी सामग्री बनाने के लिए, तो उन पे गैल्वेनाइजिंग करी जाती है। उसके बाद है आपका कि प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर जिस धातु का बनाया जाता है तो उसके ऊपर एनोडीकरण की प्रक्रिया होती है। तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तनों पे क्या होता है, तांबे के बर्तनों पे जो है विद्युत विलेपन किया जाता है। ये सभी जो आपको इसमें प्रक्रिया बताई गई है, ये क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके वो क्या करते हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनाने लगते हैं। तो जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनका ऐसे ही अगर आप उनको हवा में रखोगे तो उनका ऑक्सीडेशन इस प्रकार से होने लगता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह धातुओं का जो है क्षरण होने लगता है, उनका लॉस होने लगता है। तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के इस तरीके से प्रक्रियाएं करी जाती हैं धातुओं के ऊपर। जैसे टिन के ऊपर टिनिंग करी जाती है, गैल्वेनाइजिंग किया जाता है जस्ते के ऊपर, प्रेशर कुकर जो है एल्युमिनियम वगैरह के बर्तनों पे एनोडीकरण किया जाता है, तांबे के बर्तन पे विद्युत विलेपन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो यह धातुओं के गुणधर्म से है। सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन। अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में मतलब अत्यधिक हवा, अत्यधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब
सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है तो उसको भर्जन कहते हैं उस प्रक्रिया को। उसके बाद अगला है, आपको दिया गया है कि कार्बोनेट अयस्क को हवा सीमित संपूर्ति, मतलब कम हवा में जब गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। ये जो पाठ है धातु विज्ञान, इसके बाद वाला पाठ कार्बनिक यौगिक, इन सभी पाठों में आपको बहुत सारी जानकारियां हैं। तो ये दोनों पाठ जो है आपको स्टोरी के जैसे जैसे आप कहानी पढ़ते हो, आपको सबसे पहले तो मैं साइंस में सभी पाठ को पढ़ने के लिए मैं एक तरीका आपको बताऊं कि जब तक आप पुस्तक को नहीं पढ़ रहे हो, जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको नहीं पढ़ रहे हो, आप जो है बहुत सारे आंसर आपको आप डाइजेस्ट से लर्न कर रहे हो या गाइड से लर्न कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप पुस्तक से पढ़ रहे हो, जब आपका लेक्चर हुआ है, आप लेक्चर पढ़ो टीचर का, उसके पहले पुस्तक पढ़ो या लेक्चर के पहले आप पुस्तक को पढ़ो, ऐसे ही कहानी के जैसे पढ़ो, क्या जानकारी है क्या नहीं है। आप उसमें जो है जो जो पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आते हैं उसका एक अलग नोट बनाओ, जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आते हैं उसका एक अलग नोट बनाओ। तो जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आते हैं उन पॉइंट्स को लिखो और उनका आंसर जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो कोई भी चीज जब हमारे दिमाग में जो है पैसिवली फीड करी जाती है, मतलब हमको ऐसे किसी ने बता दिया और हमने एक बार के लिए सुन लिया, तो हमको उस समय तो ये लगता है कि हमको ये आंसर ठीक है, हमने सुन लिया, हमको याद हो गया, अभी ये रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीजें आप सुन के याद रखने की कोशिश करते हो वो चीजें आपको कम समय के लिए याद रहती हैं, और जिन चीजों को आप क्यूरियोसिटी से, आपकी जिज्ञासा से जानने की कोशिश करते हो, वो चीजें जो है आपके दिमाग में अलग तरीके से फीड होती हैं और वो चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आते हैं इन दो चैप्टर की जो मैं बात कर रही थी आपको, धातु विज्ञान और कार्बनिक यौगिक। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। आप पुस्तक को बहुत अच्छे से पहले पढ़िए, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दोनों चैप्टर दिए गए हैं। पहले प्रश्नों को किनारे करके प्रश्न बाद में देखिए, पहले उस पाठ में दी गई सारी जानकारी को बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर उससे संबंधित प्रश्न हल करने की कोशिश करिए। इस दोनों चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन की हम अभी बात कर रहे हैं, जो उससे बड़े क्वेश्चन है 2 मार्क्स के और बड़े क्वेश्चन, उसमें भी बहुत अधिक क्वेश्चन इन दोनों ही चैप्टर से पूछे जाएंगे और किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन दोनों चैप्टर को जानने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि पीछे के 2 चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और लेंस, उसमें जो है कम जानकारी है और आप थोड़ी मेहनत करोगे तो भी आप बहुत अच्छे से उन प्रश्नों को हल कर पाओगे। इन 2 चैप्टर में बहुत सारी जानकारी है, तो आपको ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न जो है ये धातुओं के निष्कर्षण पे आधारित है। जो धातु होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जो अपने इसमें अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उससे शुद्ध धातु प्राप्त कैसे की जाती है, इसको धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। तो अलग अलग धातुओं के निष्कर्षण के लिए अलग अलग प्रक्रिया है जो कि आपने पढ़ी हुई है उनके गुणधर्म के आधार पर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सल्फाइड अयस्क, इसको धातु से कैसे अलग करते हैं, तो उसकी विधि है फेन उत्प्लावन। उसके बाद है कैसेटराइट अयस्क, इसको धातु से अलग करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है, चुंबकीय विधि से इसको धातुओं से अलग किया जाता है। फिर इसी चैप्टर में अगला प्रश्न जो है पदार्थ व गुणधर्म की जोड़ियां मिलाओ। तो ये जो है ये पदार्थ हैं और इनके गुणधर्म दूसरे कॉलम में दिए गए हैं आपको। तो आपको इनके गुणधर्म और पदार्थों की जोड़ियां बनाना है कि कौन से पदार्थ से कौन से गुणधर्म जो है मैच होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पाठ के अंदर जानकारी बहुत है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, आपके दिमाग में वो सारी जानकारी होनी चाहिए इस सभी प्रश्न को हल करने के लिए। जो जोड़ियां मिलाओ में जैसे 2 चीजें पूछी गई,
तो अगर आपको एक आ रहा है और दूसरा आपने नहीं किया तो आपका उसके लिए 1 मार्क्स हाफ मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा। तो आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस पार्ट के प्रश्न को हल करने के लिए। तो जैसे पहले आपको दिया गया है KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड ये किस प्रकार का पदार्थ है, तो गुणधर्म दिए गए हैं, ज्वलनशील, पानी में घुलनशील, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, उच्च तन्यता। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है यह पानी में घुलनशील पदार्थ होता है। उसके बाद है दूसरा सोना। यह बताना थोड़ा आसान है। सोना जो है उच्च तन्यता वाली धातु है। तन्यता का मतलब होता है किसी धातु को अगर आप तन्यता, जो आप धातुओं के गुणधर्म में भी पढ़ते हो, धातुएं जो होती हैं उच्च तन्यता वाली होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं। जब धातुओं पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो फैलती हैं, जिससे उनकी पतली शीट, पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। अधातुओं के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अधातुओं को अगर आप किसी चीज से पीटोगे या उस पर प्रेशर दोगे तो वो टूट जाती है, इसलिए उनको भंगुर कहा जाता है। तो सोना जो है ये उच्च तन्यता वाली धातु है। इसी के कारण जो है सोने के थोड़ी सी मात्रा से आभूषण उसके बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है गंधक। गंधक जो है यह ज्वलनशील पदार्थ होता है। उसके बाद है लास्ट में नियॉन। ये जो है, ये चीज आप जो है तत्वों के वर्गीकरण में भी पढ़ते हो। नियॉन और इस समूह की जो दूसरी गैसें हैं ये सभी क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वह पूर्ण होता है। इनके बाह्य कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़ के उसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो नियॉन जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसके बाद है आपका अगला चैप्टर कार्बनिक यौगिक। इसमें जो पहला मैंने रखा है सत्य और असत्य, इस प्रकार का प्रश्न है। तो पहला इसमें दिया गया है आपका कि सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक यह जो चैप्टर है इसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद कार्बनिक यौगिक जो है बनते कैसे हैं, उनके नाम जो है, कार्बनिक यौगिकों का जो है अणुसूत्र, उसकी इलेक्ट्रॉन संरचना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद IUPAC नाम आता है। फिर जो होता है बहुलक वगैरह आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। फिर उनके गुणधर्म भी हैं। और उसके अलावा जो है क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह के आधार पर भी गुणधर्म कैसे होते हैं कार्बनिक तत्वों के, ये सब जानकारी जो है इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है, कार्बनिक यौगिक इस पार्ट के अंदर। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक जो होते हैं वह उच्च होते हैं। तो यह स्टेटमेंट, यह कथन जो है असत्य है। जैसा कि आप कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म में पढ़ोगे, तो चूंकि यह कार्बनिक यौगिक जो है यह सहसंयोजी बंध द्वारा बनते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बंध हो या कार्बन हाइड्रोजन का बंध हो, ये किस प्रकार का बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। आपने इसमें बंध जो है 3 प्रकार के पढ़े हैं, आयनिक बंध जो है, संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा ये बंध जो है इसमें बनते हैं। इसलिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा इनकी जो है द्रवणांक और क्वथनांक बहुत अधिक नहीं होता है, जैसे कि आप आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हो। जब आपका पहला चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण या चैप्टर आप पढ़ते हो, तो उसके अंदर आपको आयनिक यौगिक और इस प्रकार के सहसंयोजी और संयोजी जो पदार्थ हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं कि उनका द्रवणांक क्वथनांक जो ये गुणधर्म है ये बहुत अधिक होता है, क्योंकि वह बहुत ही
पावरफुल जो उनका बंध होता है वो आयनों के आदान प्रदान से बनता है, तो वह जो होते हैं बहुत अधिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं। और यहाँ पे जो सहसंयोजी बंध बनता है यह बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसलिए इन पदार्थों का द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है कम होता है। दूसरा है, आज तक कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है लगभग 10 लाख है। इसमें जो है कार्बनिक यौगिकों की संख्या अभी तक जो है कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, 10 लाख से भी अधिक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, हम जितने भी कार्बनिक यौगिक आपके पृथ्वी पर मौजूद हैं, हम अभी तक सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। जो जैविक संसार है वो मोस्टली कार्बनिक यौगिकों से ही बना है, तो 10 लाख कहना ये स्टेटमेंट जो है असत्य है। इसके बाद है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होते हैं। अब असंतृप्त और संतृप्त यौगिक, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि असंतृप्त और संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। तो आपने पाठ के अंदर पढ़ा होगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बंध बनता है, एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनता है, एकल बंध, तो उस यौगिक को कहते हैं संतृप्त यौगिक। और जब कार्बन कार्बन के बीच में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बनता है, दोहरा बंध बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तेहरा बंध बनता है, तो उसको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो संतृप्त यौगिकों की अपेक्षा उनकी तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका असत्य स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक मतलब, एरोमा मतलब होता है विशेष खुशबू। तो जो कार्बन जो है चक्रीय होते हैं, जो साइक्लिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनमें विशेष प्रकार की खुशबू होती है। बेंजीन जैसा कि आप जानते हो ये 6 कार्बन वाली चक्रीय श्रृंखला है। जो कार्बन है वो एक ऐसा राउंड बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं बेंजीन में, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन जो है एरोमेटिक यौगिक होता है। तो यह स्टेटमेंट आपका सत्य है। अगला स्टेटमेंट जो है कि कार्बन कार्बन दोहरा बंध तथा तिहरा बंध भी क्रियात्मक समूह के रूप में पहचाना जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी जो है यह सत्य है। कार्बन कार्बन दोहरा बंध और तिहरा बंध भी क्रियात्मक समूह के रूप में पहचाना जाता है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें दोहरा बंध अगर आ जाता है, दोहरा बंध अगर होता है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में हुए, तो भी उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उसके रासायनिक गुणधर्म जो है, भौतिक गुणधर्म, वो सभी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह होता है, कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है या एल्डिहाइड जुड़ा है, इस प्रकार से वैसे ही अगर दोहरा बंध और तिहरा बंध भी है तो वो भी उस कार्बनिक यौगिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसके गुणधर्म होते हैं भौतिक और रासायनिक, उनको जो है प्रभावित करता है। तो क्रियात्मक समूह भी जो है वो दोहरा बंध और तिहरा बंध भी क्रियात्मक समूह के रूप में पहचाना जाता है। ये स्टेटमेंट जो है सत्य है। इसके बाद है अल्काइन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n होता है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। अल्काइन मतलब जो आपने इसमें पढ़ा है कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन मतलब होता है संतृप्त कार्बन के यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो कार्बन की जैसे संयोजकता जिसके बारे में आप जानते हो कि 4 होती है, तो एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब वो 4 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना ले
तो मीथेन बन जाता है, आप जानते हो। अगर वह 4 बॉन्ड वह अलग अलग कार्बन के साथ बना ले तो भी जो है संतृप्त कार्बनिक यौगिक बनेगा। अगर वह 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ बना ले तो उसको हम अल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये जो 4 संयोजकता है कार्बन की, ये हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल भी करी जा सकती है और कार्बन के द्वारा भी फुलफिल करी जा सकती है। तो अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन का जो है 2 संयोजकताएं बच जाती हैं जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ती हैं। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में बंधों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो हाइड्रोजन की संख्या, उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन की जो संख्या है वह कम होती जाती है। तो यहाँ पे अल्काइन का जो सूत्र है CnH2n, ये सूत्र जो दिया गया है ये गलत है, मतलब ये कथन जो है ये स्टेटमेंट गलत है। अल्काइन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। उसके बाद है नैप्थोलीन, ज्वलनशील है, यह नीली ज्वाला के साथ जलती है। नेप्थॉल, जो कि सामान्य भाषा में आप जो कपूर के अंदर पाया जाता है पदार्थ, नेप्थॉल जिसको कहते हैं, यह ज्वलनशील पदार्थ है। यह स्टेटमेंट जो है कथन आपका सत्य कथन है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे असंगत, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस पाठ के अंदर बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको जोड़ियां मिलाओ भी पूछा जा सकता है, सत्यासत्य भी पूछा जा सकता है, असंगत भी पूछा जा सकता है, सहसंबंध भी पूछा जा सकता है। तो हर एक प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी इस चैप्टर को स्कोर करने के लिए। असंगत, जैसे कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है असंगत पद कौन सा है वह बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रोपेन, मीथेन, एथीन और पेंटेन, आपको इस प्रश्न में ये देखना है कि किस गुणधर्म के आधार पर असंगत हमको फाइंड आउट करना है। तो प्रोपेन, मीथेन और पेंटेन ये सभी क्या हैं, एकल बंध वाले या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। और एथीन जो है 2 कार्बन वाला कंपाउंड, यहाँ पे इन शब्द जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एन जहाँ पे आपके अंत में जो है एन लगता है तो क्या होता है, वो आपका यौगिक जो है संतृप्त होता है। और जब इन लगता है तो वो क्या होता है, मतलब वहां पे असंतृप्त वो कार्बनिक यौगिक है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है। ऐसे आइन लगता है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एथीन जो है ये असंगत शब्द है क्योंकि ये इसके अंदर ये एक एल्कीन है, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए आपको उसी प्रकार के विकल्प दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो आपका अलग होगा। पहला देखिए आपको मीथेन दिया है, फिर ब्यूटेन दिया है। मीथेन और ब्यूटेन जो है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, एल्केन है। बेंजीन जो है यह एल्कीन है क्योंकि बेंजीन में जो है 3 कार्बन के बीच में 3 जो है डबल बॉन्ड होते हैं। तो पहले 2 एल्केन हो गए, उसके बाद एल्कीन है। लास्ट वाला जो है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। ये मीथेन, ब्यूटेन, एल्केन और बेंजीन एल्कीन होते हुए भी ये तीनों क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। और लास्ट वाला जो है वो आपका क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है आपका ये क्या हो जाएगा, असंगत पदार्थ हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही इसके बाद वाले प्रश्न में भी आपको CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, मीथेन का ही फॉर्मूला CH4 होता है, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये अकार्बनिक पदार्थ है, बाकी तीनों कार्बनिक पदार्थ हैं। अगला ऑप्शन जो है आपको C2H2 और C3H8, C2H6, CH4। तो आपको यहाँ पे जो है कार्बनिक पदार्थों का जो फॉर्मूला है एल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का, अगर आपको उनके नाम नहीं याद रहते, मान लीजिए फॉर्मूला के आधार पर अगर आप उनके नाम नहीं बता पा रहे हो कि 3 कार्बन का है तो प्रोपेन है, लेकिन 3 कार्बन है
तो हम उसको प्रोपेन नहीं कह सकते ना, हमको उसके हाइड्रोजन को भी काउंट करना पड़ेगा कि 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो वो एल्केन होगा। तो ये तीनों तो जो है वो एल्केन है। वो फॉर्मूला जो है आपका CnH2n+2 इसको जो है सेटिस्फाई करते हैं तीनों। C3H8 प्रोपेन, C2H6 एथेन, CH4 मीथेन। पहला वाला जो है वो क्या है, C2H2, ये अल्काइन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पहला वाला यहाँ पे असंगत है। उसके बाद पांचवा जो है वो है C2H4, C4H10, C3H8, CH4। इसमें भी जो है C2H4 ये एल्कीन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और ये बाकी जो तीनों हैं उसमें ये सभी क्या है, एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। छठा क्वेश्चन का जो एक पार्ट है ये कट गया है, जैसे मुझे इमेज मिली थी वो मैं सर्च कर रही थी, मुझे मिल नहीं पाई, तो इसके लिए मैं सॉरी हूँ। अगला प्रश्न जो है सातवां, NH2, COH, SO4 और Br। अब आप देखिए ये जो तीनों हैं, NH2 अमीन, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ब्रोमीन, ये सभी क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के साथ क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ते हैं। इसलिए इनके पहले डैश दिया गया है। डैश मतलब ये किसी पदार्थ से जुड़े हुए हैं, इनका एक बॉन्ड जो है किसी और पदार्थ से बना हुआ है। CH4 जो है ये आपको इंडिपेंडेंट दिया गया है, इसका किसी और चीज के साथ बॉन्ड नहीं है। तो CH4 जो है ये सल्फेट यहाँ पे अलग है, बाकी सभी क्या है, क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़ते हैं। अगला है मीथेन, इथेन, प्रोपीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहाँ पे 5 विकल्प आपको दिए गए हैं, जैसे आपने ऊपर देखा, चौथा और पांचवा और पहला। तो प्रोपीन जो है वो क्या है, अल्कीन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे दोहरा बंध है। बाकी सभी में एन जुड़ा हुआ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये सभी क्या है, एल्केन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो प्रोपीन जो है ये असंगत पदार्थ है, असंगत पद है। आगे देखते हैं आप, ये इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। आपको किसी एक अणु का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना या संरचना सूत्र जो है ये बनाने के लिए कहा जा सकता है। ये मैंने आपको इस प्रकार से बना के दिखाया है। इमेज थोड़ी ब्लर है, होप कि आपको अच्छे से दिखे। जैसे आप प्रश्न में देखोगे, सॉरी, प्रश्न में आप देखोगे तो जो मीथेन, एथेन, मीथेनॉल और पानी की संरचना बनाने को कहा गया है, वहां पे आपको वृत्त नहीं दर्शाना है, सिर्फ डॉट दर्शाने, इलेक्ट्रॉन डॉट। अगर वृत्त दर्शाना होता तो आपको सर्कल भी करने पड़ते सभी एलिमेंट्स के चारों तरफ। तो वृत्त ना बनाते हुए मैंने वो संरचना बनाई है आपके लिए। तो आप देखिए, मीथेन 4 हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो डॉट के द्वारा दर्शाए गए हैं, और कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो 4 डॉट के द्वारा दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार से मीथेन की संरचना होती है। ईथेन, जो कि जिसमें 2 कार्बन होते हैं, ईथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन कार्बन के साथ शेयर कर लिया, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ उसके शेयर होते हुए यहाँ पे आकृति में दिखाया गया है डॉट संरचना के द्वारा। उसके बाद है मीथेनॉल। मीथेनॉल मतलब एल्कोहल श्रेणी का जो पहला कंपाउंड है आपका, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 OH ग्रुप। तो यहाँ पे चूंकि 3 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के एक एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर होते हैं। डॉट संरचना के साथ 3 हाइड्रोजन और 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वह अपना ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वह हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो ये मीथेनॉल की डॉट संरचना है।
ऐसे ही पानी की डॉट संरचना, तो पानी में ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वह एक और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से प्राप्त कर ले या कोई एलिमेंट उसको डोनेट कर दे तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके स्टेबल कंपाउंड पानी बना लेते हैं। ये तो दूसरा वाला प्रश्न था। तीसरा प्रश्न जो है रेखा डायग्राम बनाना है, रेखा संरचना बनाना है आपको। इस प्रश्न में तीसरा प्रश्न देखिए कि दिए गए अणुसूत्रों के आधार पर उन यौगिकों के संभाव्य सभी संरचना सूत्र रेखा संरचना बनाइए। तो यहाँ पे आपको लाइन के द्वारा बंध दर्शाना है। तो सबसे पहला है C3H8 प्रोपेन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में आप पहले जो है एक एक बंध बना लीजिए। और सॉरी, यहाँ पे मैंने जो पहला कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन मैं लिखना भूल गई हूँ, सॉरी। आप पहले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ पे पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, बीच वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्योंकि एक बंध इसका पहले कार्बन के साथ बन जाता है और दूसरा बंध जो है दूसरे कार्बन के साथ बन जाता है। कोई भी कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट जो है वह 4 बॉन्ड बना सकता है। तो या वो दोहरा बंध बनाए या वो एकल बंध बनाए। बॉन्ड टोटल कितने होने चाहिए? 4। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये कार्बन के साथ जो है मैंने हाथ से ही लिखा है, मैं भूल गई हूँ 2 और हाइड्रोजन जोड़ना। उसके बाद अगला जो है आपका यौगिक C4H10 जिसको ब्यूटेन कहते हैं, 4 कार्बन वाला। तो ब्यूटेन जो है ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है वो एकल बंध से जुड़ने हैं और बची हुई जो उसकी कार्बन की संयोजकता है वह हाइड्रोजन जोड़ के आपको पूरी कर देनी है। इसी प्रकार C3H4 मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है और हाइड्रोजन जो है 4 है। तो चूंकि 3 ही कार्बन है तो कार्बन की जो ये है बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के साथ 3 बनते हैं। फिर एक जो है कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और दूसरा कार्बन जो है एक और कार्बन के साथ जुड़ता है और कार्बन की लास्ट वाले कार्बन की 3 वैलेंसी बच जाती है, तो हम वहां पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। आपका लास्ट जो चैप्टर है अंतरिक्ष अभियान, इसके अंदर भी जानकारी काफी है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन जो मोटी मोटी जानकारियां हैं कि उपग्रहों के प्रकार, उनकी भ्रमण कक्षाएं, ये सभी जानकारियां जो है मुख्य हैं जो आपको छोटे प्रश्नों में पूछी जा सकती हैं। उपग्रह की भ्रमण कक्षा क्या है, या कौन सी भ्रमण कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, निम्न कक्षा, मध्यम कक्षा, उच्च कक्षा। तो ये सभी जानकारियां अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको एक एक नंबर के प्रश्न करने में, हल करने में आसानी होगी। तो पहला यहाँ पे सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न मैंने लिया है। किसी यान को पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव से बाहर भेजने के लिए उसका वेग जो है पलायन वेग की अपेक्षा कम रहना चाहिए। आप पाठ के अंदर पढ़ोगे, पहले भी पाठ गुरुत्वाकर्षण में भी और आखिरी पाठ में भी आप पढ़ोगे कि किसी पिंड को अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भेजना है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे बाहर भेजना है, तो उसका जो वेग होना चाहिए वो पलायन वेग से अत्यधिक होना चाहिए। पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से अधिक जब किसी पिंड का वेग होगा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसके बाहर निकल सकता है। तो जब किसी भी यान को जो है पृथ्वी के बाहर भेजना होता है तो उसको इस पलायन वेग से अधिक वेग देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो है असत्य है। चंद्रमा पर पलायन वेग जो है पृथ्वी पर पलायन वेग से कम होता है, ये स्टेटमेंट जो है सत्य है। चंद्रमा पर पलायन वेग जो है पृथ्वी के पलायन वेग से कम होता है। उसके बाद है किसी विशिष्ट कक्षा में परिभ्रमण करने के लिए उपग्रह को विशिष्ट वेग देना पड़ता है, यह स्टेटमेंट भी सत्य है। किसी विशिष्ट कक्षा मतलब पृथ्वी से एक विशिष्ट ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से एक विशिष्ट ऊंचाई पर कोई भी उपग्रह जो है वह
परिभ्रमण करता है, चक्कर लगाता है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो नियत रहती है। वो नियत क्यों रहती है? क्योंकि उसका वेग जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो वेग जो है उसका वह नियत रहता है। उपग्रह की ऊंचाई बढ़ाने पर उसका वेग भी बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। उपग्रह की ऊंचाई बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ता है, ये स्टेटमेंट जो है असत्य है। इसके बाद जो है आपको सहसंबंध में इस प्रकार का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो है यहाँ पे दो सहसंबंध वाले प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर भी जो नीचे है आपके स्लाइड में। जैसे IRNS ये दिशा दर्शक उपग्रह है, तो इनसैट ये कैसा उपग्रह है? तो इनसैट जो है ये मौसम उपग्रह है, ये मौसम संबंधी जानकारियां देता है। उसके बाद है हबल दूरबीन। यह हबल दूरबीन जो है पृथ्वी पृष्ठ से 569 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो हबल दूरबीन की भ्रमण कक्षा कौन सी हुई? तो हबल दूरबीन की भ्रमण कक्षा जो है वो निम्न कक्षा है, क्योंकि 2000 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है निम्न कक्षा रहती है, इसलिए हबल दूरबीन की कक्षा जो है वह निम्न कक्षा है। इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है आप देखिए इस तालिका से मिल सकता है आपको। यहाँ पे ये तालिका जो है आपको बुक में दी गई है। उपग्रह का प्रकार, उपग्रह कौन सा है, मतलब वो उपग्रह से हमको मदद क्या मिलती है? मौसम की जानकारी मिलती है, संचार उपग्रह है, मतलब जैसे फोन पे आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, तो ये सभी संचार उपग्रहों की मदद से होता है। ध्वनि चित्र प्रक्षेपक जो टीवी वगैरह में जिस उपग्रह के माध्यम से चल पाते हैं। दिशा दर्शक मतलब दिशा की जानकारी देने वाला उपग्रह। यह सैन्य जो एक्टिविटी होती है, सैनिक जो कार्यविधि होती है उसमें मदद करने वाले उपग्रह, मिलिट्री सैटेलाइट जिसको कहते हैं, या पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह। तो इन उपग्रहों के कार्य के आधार पर भी आपको सहसंबंध पूछा जा सकता है, जोड़ियां मिलाओ पूछा जा सकता है, सत्यासत्य भी पूछा जा सकता है, और फिर नाम क्या है उन उपग्रहों के, मौसम उपग्रह का नाम क्या है और संचार उपग्रह का नाम क्या है। और जो आखिरी वाला कॉलम आपको आखिरी टेबल दिया गया है, इसमें इनसैट, जीसैट, इसका प्रक्षेपक जो है GSLV है, और आपको नीचे IRNS और IRS ये जो दो उपग्रह हैं, इनका प्रक्षेपक जो है वो PSLV है। तो इस कॉलम में से ही एक अलग प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है जोड़ियां मिलाओ में। इनसैट दे दिया आपको, IRS दे दिया, या फिर IRNSS दे दिया, और उसके बाद अगले इसमें दे दिया उनका प्रक्षेपक GSLV है या PSLV है। तो इसमें से भी आपको प्रश्न बन सकता है। तो ये तालिका भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और इस तालिका के पहले आपको चैप्टर में दिया गया है कि जो उपग्रहों की भ्रमण कक्षाएं हैं, तो निम्न कक्षा, उच्च कक्षा और मध्यम कक्षा, इन कक्षाओं की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी सतह से, वह जानकारी भी आपको रखनी है। और निम्न कक्षा में कौन सा उपग्रह है, वो जो उसके उदाहरण दिए गए हैं वो भी आपको याद रखना है, ताकि एक नंबर में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको आसानी हो। सॉरी, ये देखिए ये भी सेम वही प्रश्न है, तालिका पूर्ण करना है। IRNS जो है ये कौन सा उपग्रह है, मौसम संबंधी उपग्रह कौन सा होगा, और पृथ्वी का निरीक्षण करने वाला उपग्रह कौन सा होगा। तो इस तालिका के अंदर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं मेरा ये जो लेक्चर है ये एंड करती हूँ। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। आई थिंक हम पहले ही बहुत समय ले चुके हैं एक्स्ट्रा। हेलो। ओके स्टूडेंट, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अभी अपनी मीटिंग जो है हम क्लोज कर देंगे। किसी को कुछ भी समस्या है, कुछ भी डाउट्स है तो आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। जिसको कुछ पूछना है आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको माइक आपको ऑन करके देता हूँ। कोमल गुप्ता, माइक ऑन कीजिए।
हाँ हेलो बोलो। टीचर। हाँ बोलो। हेलो हेलो सर, ये मेरे एंड पे नेटवर्क इशू है या आवाज नहीं आ रही है बराबर? कोमल या जो भी पूछ रहे हैं, नाम ही पता चला मुझे। कोमल पूछिए। क्या बोले? हेलो हेलो रोज रहता है क्या? बेटा, आपका प्रश्न बिल्कुल भी समझ हेलो नहीं आ रहा है। आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है तो आपका आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। सर हाँ बोलो। हेलो क्या? हाँ कोमल। सर, मैं पूछ रही थी, ये लेक्चर रोज रहता है क्या? हाँ बेटा, रोज रहता है। लेक्चर तो आप बहुत समय से चल रहा है। रोज सुबह आप 8 बजे कनेक्ट हो जाइए। 8 से 11:30 बजे रोज लेक्चर रहता है। 8 से 11:30 बजे रोज मेरे को लेक्चर रहता है। मुझे पता चलता है वजह से मैंने आपका नेटवर्क का बहुत इश्यू है। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट की आवाज सुनाई दे रही है। और बच्चों किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और आप जो लेक्चर अटेंड किया करो तो आप लोग नेटवर्क में आके नेटवर्क लेक्चर जो है अटेंड किया करो। ये तो आपका भी बीच बीच में जो है वो सेशन क्लोज हो जाए, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो आपको लेक्चर जो है वो क्लियर नहीं होंगे आपके। स्नेहा पूछो, क्या पूछना है? माइक ऑन करके पूछो। ग्रुप है क्या? उसमें लिखा है कि एक ही लिंक पे डेली अटेंड करने का। यही एक लिंक है। यही एक लिंक आज 5 महीने से यही एक ही लिंक चल रही है। लिंक अलग नहीं है। रोज यही एक लिंक है। 9वीं के लिए एक ही लिंक है, 10वीं के लिए एक ही लिंक है। सेम लिंक पे सुबह 8 बजे क्लिक करोगे, आप लेक्चर जो है वो ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, आज जिस लिंक से आपने लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, डेली के डेली इसी लिंक से आप लेक्चर अटेंड करो। भी रहता है। हाँ, एक ही लिंक है। और पूछना किसी को कुछ? हेलो 9th क्लास का। क्या बोले? क्लास का लेक्चर कभी रहता है? कौन सी क्लास? सेम टाइमिंग में रहता है बेटा 9th क्लास का भी लेक्चर। हाँ, 9th का भी जो है वो 8 बजे से 11:30 बजे तक रहता है। और 9th की भी सिर्फ एक ही लिंक है। 9th के लिए अलग लिंक है, 10th के लिए अलग लिंक है, लेकिन वो एक ही लिंक रहेगी। रोज रोज अलग अलग लिंक नहीं बनती, एक ही लिंक रहती है। हेलो, जो बोर्ड का पेपर सॉल्व करा रहे थे ना टीचर, वो मुझे चाहिए था। क्या बोले? हिस्ट्री का पढ़ा रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा आप आपके